जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला सवाल दिया है आपका, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्थाओं को क्या कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं। लड़कपन कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं या जवानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर फर्स्ट दिया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करेंगे, बताएंगे। बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें साथियों, उसे बोलते हैं किशोरावस्था। क्या भाई? किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मान लीजिए एक जो है 10 साल का बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बहुत ही सीधा साधा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो 14-15 साल का हो जाता है, उसके अंदर जो है अचानक गुस्सा आता है, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सोच बदलने लगती है। तो ये क्या है साथियों, ये आपका क्या है, यही आपका जो है किशोरा अवस्था कहलाता है। तो ध्यान रखें, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, आज्ञा पालन, पूर्ण ज्ञान, बताएं जिज्ञासा का तात्पर्य यहाँ पर क्या है। आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी अंग्रेजी में इसे बोलते हैं। इसका मतलब साथियों यहाँ पर क्या है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं जानने की इच्छा ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों देखेंगे आप लोग जो है, जो छोटा बच्चा होता है वो पूछता है कि आसमान नीला क्यों है, ठीक है, बारिश कैसे होती है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का जो है जिज्ञासा है, इसी को जो है बोलते हैं क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर यहाँ पर देखिएगा आप लोग तीसरा, शिक्षण का उद्देश्य क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। राइट आंसर क्या है, छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, उपरयुक्त सभी, बताएं। यानी टीचिंग यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, शिक्षक का कार्य जो होता है सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं होता। क्या भाई? शिक्षक का जो कार्य होता है सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं होता, बल्कि ज्ञान देना, सोच विकसित करना, प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें जो है निर्भर करती हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप यहाँ पर कह सकते हो जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, जो टीचिंग का उद्देश्य होता है साथियों, छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, बिल्कुल बात सही है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल बात सही है। विद्यार्थियों को जो है अभिप्रेरित करना, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है उपरयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर चौथा ध्यान से देखिएगा, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 4 का, कक्षा शिक्षण में जो है रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि है। चलिए, छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि का मापन, उपरयुक्त सभी। चलिए फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। क्या कक्षा शिक्षण में जो है रुचि जागृत करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। तो साथियों ये तीनों विधियां जो है सहायक है। छात्र का अध्ययन करना, उद्देश्य की स्पष्टता,
रुचि मापन। ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, आर्थिक मूल्यों का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएं आप लोग। सवाल नंबर 5 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। यहां पर आपका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं नैतिक मूल्य का वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। ठीक है भाई, तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में जो है समझ बनाना नैतिक मूल्यों का। ठीक है, ए विकल्प जो आपका यहां पर साथियों दिया है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैतिक मूल्यों का समझ साथियों क्या है। नैतिक मूल्यों का समझ ये है कि सच बोलना, ठीक है, चोरी न करना, दूसरों की जो है हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, ये क्या है, ये सभी जो है आपके नैतिक मूल्य हैं, ध्यान रखें। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्न में कौन जो है एक अनौपचारिक संस्था है बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। अनौपचारिक संस्था इसमें से आपका कौन सा है। वर्ग कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सेमिनार। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, अनौपचारिक संस्था इसमें से आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। देखिएगा साथियों, एक होती है आपकी औपचारिक संस्था। क्या भाई, औपचारिक संस्था होती है। ठीक है, औपचारिक संस्था क्या है, स्कूल जो होता है दोस्तों ये आपका औपचारिक संस्था होता है, यानी यहाँ पर जो है एक नियम से सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। और अनौपचारिक जो संस्था होती है जैसे आपका परिवार हो गया, ठीक है, खेल का मैदान हो गया, ये क्या है, ये सभी आपके जो है अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य यहाँ पर क्या होता है बताएं। राइट आंसर क्या है यहां पर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं निषेधात्मक ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको इस प्रश्न का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो समझिए उपचारात्मक शिक्षण साथियों क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है छात्र की कमियों, गलतियों और कमजोरियों को जो है दूर किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है भाई उपचारात्मक शिक्षण में, इसमें जो है छात्रों की कमियों को दूर किया जाता है, छात्रों की गलतियों को दूर किया जाता है और कमजोरियों को दूर किया जाता है। इसलिए साथियों कहा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण का जो कार्य होता है निषेधात्मक होता है। निषेधात्मक क्या साथियों, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, निषेधात्मक का मतलब ये हो गया कि गलतियों को समाप्त करना, कमजोरियों को हटाना, त्रुटियों को सुधारना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, किसने कहा है कि मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 8 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे, सभी साथी यहां पर बताएंगे। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर स्वामी विवेकानंद पर, ऑप्शन नंबर 3 पर जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, स्वामी विवेकानंद आपका यहां पर 3rd ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान आप लोग रखिएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रक्षेपित उपकरण नहीं है बताइए। सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों बताएं। प्रक्षेपित उपकरण जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है, यानी प्रोजेक्टेड एड्स जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है। चलिए, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड और आपका दिया है पपेट। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए भाई, सभी लोग यहां पर बताएं। यहां पर साथियों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपित उपकरण का मतलब दोस्तों क्या है, जो प्रोजेक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट जो है लगा होता है,
क्लासरूम में, इसे क्या बोलते हैं, प्रक्षेपित साधन बोलते हैं या प्रक्षेपित जो है उपकरण बोलते हैं। इसके द्वारा जो है ये एक प्रकार की मशीन होती है जिसके द्वारा जो है चीज़ों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड, ये सभी क्या है, प्रक्षेपित उपकरण के अंतर्गत आएगा। लेकिन पपेट साथियों ये आपका प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इसको जो है हाथ के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं भाई, अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो वो पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, ये भी गलत बात है। बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था फेल हो गई। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा। साथियों मान लीजिए जो है 40 बच्चों की एक क्लास है, ठीक है, और उसमें से जो है 10 बच्चे जो है फेल हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चा जो है पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, ये 10 बच्चे जो है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये लोग जो है पढ़ाई के योग्य नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों ने उत्तरों को याद नहीं किया, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, ये भी नहीं हो सकता है। पूरी व्यवस्था यानी साथियों पूरी स्कूल व्यवस्था समझ लीजिए फेल हो गई। अगर जो है बच्चे फेल हो गए, एक क्लास में लगभग 10 बच्चे अगर फेल हो गए, अगर एक बच्चा जो है क्लास में फेल हो गया तो भाई वो क्यों फेल हो गया उसको जो है समझना चाहिए। ठीक है, तो यानी पूरी व्यवस्था फेल हो गई। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। चलिए, तो वो है साथियों आपका यथार्थवाद। क्या भाई, यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभ को जो है समाज शास्त्र से सहारा मिला है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएं। यहाँ पर सही आंसर का क्या हो जाएगा, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभ को समाज शास्त्र से सहारा मिला है। सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, सभी साथी यहाँ पर आंसर करेंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए जो है सीखना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। चलिए, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार यानी RTE यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें जो है 6 से 14 साल तक स्कूल जाना जो है जरूरी है, यानी यहाँ पर जो है गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और ये एक्ट साथियों आप जानते होंगे ये कानून कब बना, 2009 में, और लागू कब हुआ, ये 2010 में लागू हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला, शिक्षण जो है प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट, शिक्षक को जो है विषय की समझ होना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 14 दिया है, इसका आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आप बता सकते हैं राइट आंसर क्या है, बताएं। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, शिक्षक की लिखावट पर, शिक्षक को विषय की समझ का होना। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर दिया है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आप बता सकते हैं। राइट आंसर क्या है,
तो शिक्षक का व्यक्तित्व यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो शिक्षण प्रभावशीलता साथियों किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के व्यक्तित्व पर। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित का एक अध्यापक जो है कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है, ठीक है, तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में जो है छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह कौन सा नियम है? निकटता का नियम होता है, पुनर्बलन का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया है। यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सही आंसर आपका क्या हो सकता है आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, गणित का जो है साथियों एक अध्यापक कक्षा में जो है कुछ प्रश्न कराता है, इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई जो उसमें सवाल दिए गए हैं उसको हल करने के लिए जो है कहता है। तो इस स्थिति में छात्र जो है जिस नियम का पालन करेंगे उस नियम को क्या कहा जाएगा भाई? अभ्यास का नियम कहा जाएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में जो है शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालानुक्रम में प्रदर्शित करें। 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिए, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालानुक्रम में प्रदर्शित करें। चलिए, आप देखेंगे साथियों भारत में जो है शिक्षा का बदलाव कैसे हुआ। पहले आप जानते हैं गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी, ठीक है, पहले जो है गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी, यानी आप धर्म कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। सेकंड पर आपका आएगा राजनीति यानी ब्रिटिश शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप अगला देखेंगे, नेक्स्ट पर आएगा आपका राजनीति यानी ब्रिटिश शिक्षा, ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरे नंबर पर आएगा लोकतंत्र आएगा, ठीक है, लोकतंत्र। उसके बाद फिर आपका आता है आधुनिकीकरण यानी मॉडर्न, जो आज के समय में जो चल रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे साथियों राइट आंसर क्या है? पहले नंबर पर आपका आएगा बी ऑप्शन, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, ठीक है। बी सी ए डी यही साथियों आपका क्रम रहेगा, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। पहले आपका हो गया धर्म, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर भाई राजनीति, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर प्रजातंत्र, उसके बाद आपका हो गया आधुनिकीकरण जो वर्तमान समय में है, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पर आपका बी सी ए डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल देखें, कक्षा में जो है वैयक्तिक भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, बताइए। कक्षा में जो है वैयक्तिक भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। चलिए, वैयक्तिक भेद यानी साथियों इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं आपको यहाँ पर बताना है। कक्षा में जो वैयक्तिक भेद होते हैं, जो कक्षा में जो क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसका ज्ञान जो है अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। सवाल नंबर 17 है, बताएं यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या है बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई, चलिएगा, तो भाई राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका दिया है, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। तो देखिएगा साथियों, क्लास में जो है विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के बच्चों का मतलब ये है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो किसी चीज़ को बहुत जल्दी से समझ जाता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है किसी चीज़ को थोड़ा देरी में समझता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। कक्षा का जो है वैयक्तिक भेद इसी को कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, यानी टीचर इसमें क्या करेगा? अध्ययन अध्यापन करने के लिए जो है योजना बनाएगा। योजना का मतलब ये हो गया कि किस बच्चे को किस तरीके से जो है पढ़ाना है, यानी सभी बच्चों को जो है अलग अलग तरीके से, मतलब अलग करके नहीं पढ़ाना है, एक ही क्लास में पढ़ाना है, लेकिन सभी के लिए जो है अलग अलग विधियां जो है अप्लाई करनी है, ठीक है। यानी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए अलग विधि अप्लाई करनी है, उनको उदाहरण के साथ चीज़ों को समझाना है,
और जिनको भाई समझ में आ रहा है उनको आप नॉर्मल तरीके से आप समझा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक क्लास में जो है विभिन्न विधियों के द्वारा बच्चों को जो है चीज़ों को समझाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। और यही क्या है, यही जो है आपका अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, बताइए। पूंजीकरण है, अनुकूलन और परिवर्तन है, संस्कृतिकरण है, स्तरीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर बताएं। सवाल नंबर 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिएगा, आधुनिकीकरण प्रक्रिया जो है साथियों क्या है, यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आधुनिकी प्रक्रिया साथियों क्या हो जाएगा, यानी मॉडर्नाइजेशन जो होता है आपका अनुकूलन और परिवर्तन होता है। क्या भाई, अनुकूलन और परिवर्तन होता है, यानी पुरानी चीज़ों को बदल कर जो है नया बनाना। पहले आप जानते होंगे साथियों, पहले क्या था, पहले जो है ब्लैक बोर्ड यूज हुआ करता था, लेकिन अब आज के समय में आप देखेंगे स्मार्ट क्लासेस चलती हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर जो है क्लासेस चलती हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, यानी आधुनिकीकरण इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। यानी जो मिड डे मील व्यवस्था है साथियों, जो प्राथमिक विद्यालय है, जो उसमें मिड डे मील व्यवस्था चलती है, इसका उद्देश्य क्या था, नामांकन संख्या बढ़ाना, समुदाय को शामिल करना, अध्यापकों को व्यस्त करना, रोजगार बढ़ाने के लिए। बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या भाई, नामांकन संख्या बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे। पाबंद, यानी जो पाबंदी लगाए, शोध अभिक्षमता रखता हो, प्यार और उच्च आदर्शनात्मक दर्शन, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। जो यहाँ पर जा रहे हैं, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करें, ये साथियों जो है एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा और ऐसे शिक्षक को जो है विद्यार्थी पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल भाई, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। SCERT स्थापित कब हुआ, बताएं। चलिए, SCERT कब स्थापित हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएंगे। चलिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। साथियों, SCERT क्या है, एक प्रकार की संस्था है जो शिक्षा में जो है सुधार करती है। क्या भाई, SCERT जो है एक प्रकार की संस्था है जो शिक्षा में सुधार करती है और इसका स्थापना कब किया गया, 1988 में। कब, 1988 में जो है इसकी स्थापना करी गई। ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। प्रयोजन विधि जो है प्रतिपादित की है विलियम जेम्स ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डेवी ने, जॉन लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। प्रयोजन विधि जो है प्रतिपादित की है, किसके द्वारा प्रतिपादित की है, क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो साथियों, प्रयोजन विधि जो है ये आपका जॉन डेवी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक शिक्षण का बेहतर तरीका है, बताइए। टीचिंग का जो है साथियों बेहतर तरीका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर बता सकते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। चलिए, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेमिनार और श्रुतलेख पर ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो जो शिक्षण का साथियों बेहतर तरीका होगा वो हो जाएगा आपका सेमिनार और श्रुतलेख। अगला सवाल, निम्न में से जो है कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है,
बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। प्रोजेक्ट से संबंधित यहाँ पर साथियों कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। सवाल नंबर 24 का सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। तो आप देखेंगे साथियों वो हो जाएगा आपका श्यामपट्ट। क्या भाई, श्यामपट्ट क्या है साथियों, ये आपका प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, प्रोजेक्टेड एड से संबंधित ये आपका श्यामपट्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट का मतलब साथियों आप जानते होंगे, जो प्रोजेक्ट लगता है क्लासरूम में, उसमें क्या होता है, एक प्रकार की आप समझ लीजिए एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है। और ये श्यामपट्ट क्या होता है आप जानते हैं, इस पे हाथ के द्वारा जो है लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता, वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है, वो है आपका वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालक के व्यवहार को समझना, केवल परीक्षा लेना, अनुशासन स्थापित करना, पाठ्य पुस्तक तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक के व्यवहार को समझना। क्या भाई, बालक के व्यवहार को समझना, ये साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपका यहाँ पर जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, अधिगम का अर्थ क्या है, बताएं। अधिगम का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। लर्निंग का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान अर्जन, जन्मजात क्षमता। तो सही आंसर क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। ए विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम का सिद्धांत है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम का सिद्धांत है, 28 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, अनुकरण, पुनर्बलन, अभ्यास। सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पर दिया, आंसर आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे साथियों अधिगम का जो सिद्धांत होता है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, उपरयुक्त सभी। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। बुद्धि परीक्षण का जो है साथियों उद्देश्य क्या है, आईक्यू टेस्ट का जो है उद्देश्य क्या है बताएं। व्यक्तियों की योग्यता मापना, अनुशासन बनाए रखना, दंड देना, पाठ्यक्रम बनाना। तो भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण यानी आईक्यू टेस्ट का उद्देश्य होता है व्यक्तियों की योग्यता को मापना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, कक्षा शिक्षण में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, बताइए। कक्षा शिक्षण में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण एलिमेंट इसमें से आपका क्या है, पाठ्यपुस्तक है, शिक्षक है, छात्र है या परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप बता सकते हैं। कक्षा शिक्षण में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण एलिमेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका छात्र। यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है साथियों ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिएगा, प्रेरणा का संबंध है सीखने की तत्परता से, दंड से, अनुशासन से, भय से। 31 का आंसर बताएं। प्रेरणा यानी साथियों मोटिवेशन का संबंध किससे होता है, आप आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 31 दिया है, आंसर करिएगा आप लोग। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, आप जानते हैं, सीखने की तत्परता से, ठीक है। प्रेरणा का संबंध किससे होता है, मोटिवेशन का साथियों सीखने की तत्परता से होता है। आपका ए ऑप्शन राइट है। दंड से नहीं होता है, अनुशासन से नहीं होता, भय से नहीं होता, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, बताइए। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य क्या है, बताएं। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, कमजोर छात्रों को अलग करना, विशेष विद्यालय खोलना। तो साथियों जो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो तात्पर्य होता है सभी बच्चों को जो है साथ में पढ़ाना। क्या भाई, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है, तात्पर्य होता है।
ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिएगा। लेसन प्लान का जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, पाठ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप देखेंगे शिक्षण को व्यवस्थित बनाना। क्या भाई? पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण को व्यवस्थित बनाना। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाठ योजना का साथियों मतलब क्या होता है? जैसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों को तैयार करना, यही क्या है? ये साथियों शिक्षण को जो है व्यवस्थित बनाता है। क्या भाई? पाठ योजना शिक्षण को व्यवस्थित बनाता है। अगला सवाल देखें, निम्न में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? बताइए। चलिए, निम्न में कौन सा जो है मूल्यांकन का प्रकार है? 34 का आंसर बताएं। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों यहां पर आपका डी ऑप्शन जो दिया है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? बताइए। अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार जो है साथियों क्या हो जाएगा? आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, तो साथियों जो सबसे अच्छा अनुशासन होता है वो होता है आपका स्व अनुशासन। ठीक है, यानी खुद को कंट्रोल करना। ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार यही कहलाता है स्व अनुशासन, यानी खुद को कंट्रोल रखना। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएं। शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक समायोजन, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, नौकरी प्राप्त करना, प्रतियोगिता बढ़ाना। 36 का आंसर हो जाएगा क्या भाई? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समायोजन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा का साथियों सामाजिक उद्देश्य होता है सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन का मतलब साथियों क्या हो गया? समाज में हमें कैसे रहना है, ठीक है, किस तरीके से रहना है, ध्यान रखिएगा। यही सारी चीज़ें जो है सीखना क्या कहलाता है? सामाजिक समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर है। बालक की विकास के आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। 37 का आंसर यहाँ पर फटाफट आप लोग करिएगा। राइट आंसर क्या है? तो साथियों जो बालक के विकास के आयाम होते हैं ये आपका शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, और ये आपका मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, आपका सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक के विकास के ये आपके आयाम होते हैं। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तीनों आयाम होते हैं। अगला सवाल, सह शिक्षा का लाभ क्या है? बताएं। सह शिक्षा का लाभ साथियों क्या होता है? सहयोग की भावना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, अनुशासनहीनता, अलगाव। 38 का आंसर बताएं। सह शिक्षा का लाभ साथियों क्या होता है? सहयोग की भावना। क्या भाई? सहयोग की भावना। ए विकल्प आपका यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, रचनात्मकता का संबंध क्या है? 39 का आंसर बताएं। रचनात्मकता का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, रचनात्मकता का जो है संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा? नए विचार से। क्या भाई? नवीन विचारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अगला साथियों, यानी रचनात्मकता का मतलब साथियों होता है कुछ नया सोचना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, नए तरीके से किसी कार्य को करना, इसी को क्या बोलते हैं? रचनात्मकता बोलते हैं। शिक्षा का सर्वोत्तम गुण क्या होता है? विषय का ज्ञान, समय पालन, सहानुभूति, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग करेंगे। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है भाई, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमने 40 सवाल को कवर किया है टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, हो सके तो आप लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।